हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था का अध्ययन करने वाले हैं। इस चैप्टर का यह हमारा 9वां लेक्चर है और हमारा संपूर्ण अध्ययन संपूर्ण वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और इस वीडियो लेक्चर में हम जो ठोस होते हैं, ठोस के विद्युतीय गुण, मतलब वो विद्युत का चालन करते हैं या नहीं करते हैं तो किस कंडीशन में करते हैं, किस कंडीशन में नहीं करते हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। तो पहली हेडिंग से हम प्रारंभ करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी विद्युतीय गुण। तो इसका डेफिनेशन पहले समझते हैं। विद्युत के चालन के आधार पर ठोसों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब जो ठोस होते हैं वो विद्युत के चालन, बिजली के चलने के गुण के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया इसको देखिए। पहला इन्होंने चालक बनाया, फिर विद्युत रोधी या कुचालक बनाया, फिर उसके बाद अर्धचालक बनाया। नाम से ही लग रहा है, चालक मतलब जो विद्युत का चालन करें, विद्युत रोधी या कुचालक मतलब जो विद्युत का चालन ना करें या जिसमें विद्युत का चालन ना हो। अर्धचालक जिसमें विद्युत का चालन चालक की तुलना में तो कम परंतु अचालक की तुलना में अधिक होता है, वो क्या होता है, अर्धचालक। बट यहाँ जो डिफिनीशन पढ़ेंगे हम क्लास के थोड़े स्टैंडर्ड को बढ़ाते हुए और बेहतर डिफिनीशन पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो यहाँ हमने लिखा है आगे मेंशन किया है वो सबसे बेहतर डिफिनीशन होगा, लेकिन फिर भी नहीं याद होता है तो ऑप्शन के रूप में हम एक अलग भी बताएंगे। तो पहली हेडिंग हम ले रहे हैं चालक। वे ठोस जिनकी चालकता का प्रास 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है चालक कहलाते हैं। चालकता की यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम का सिंबल ऐसे भी होता है, आपने देखा होगा। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, ठीक। तो वे ठोस जिनकी चालकता का प्रास कितना हो, 10⁴ से 10⁷। अगर ये डेटा हम याद रखें तो वो सबसे बेहतर होगा। वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है, वही क्या कहलाते हैं, चालक। लेकिन मान लीजिए ये डेटा आपको नहीं याद है तो आप सिंपल और सीधी डिफिनीशन लिखेंगे। वे ठोस जो विद्युत का चालन करते हैं क्या कहलाते हैं, चालक। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि आप इसे वीडियो पॉज करके फिर से लिख सकते हैं कि वे ठोस जो विद्युत का चालन करते हैं चालक कहलाते हैं। लेकिन जो डिफिनीशन हमने मेंशन किया है ये बेहतर है। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बस डेटा आपको याद रखना है 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, विद्युत रोधी या कुचालक। वे ठोस जिनकी चालकता का प्रास 10⁻² टू 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, चालकता प्रास 10⁻20 से 10⁻10 यूनिट सेम, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, वो क्या होगा, विद्युत रोधी। लेकिन फिर से हम बताएंगे, मान लीजिए यहाँ डिफिनीशन आपको ये डेटा नहीं याद है इस डिफिनीशन में, तो आप सिंपल लिखेंगे कि वे ठोस जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं या वे ठोस जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक कहलाते हैं। लेकिन अगर हमें ये डेटा 10⁻20 टू 10⁻10 याद है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अर्धचालक की बात करते हैं। वे ठोस जिनकी चालकता का प्रास 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है अर्धचालक कहलाते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा कि ऐसे ठोस जिनकी चालकता 10⁻6 से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे अर्धचालक कहलाते हैं। और मान लीजिए अगर ये डिफिनीशन नहीं याद आता है तो आप वैसे समझिए, अर्धचालक मतलब आधा चालन। आधा चालन मतलब जो चालक होते चालक की तुलना में कम, लेकिन जो कुचालक होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा। तो डिफिनीशन क्या बनेगा, वे ठोस जिनकी चालकता चालक से कम तथा कुचालक से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, चालक से कम होगा और जो कुचालक से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ कम की जगह क्या हो जाएगा, अधिक। क्लियर। तो चालक से कम और कुचालक से अधिक होता है वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक। ये डिफिनेशन कब यूज करेंगे, जब ये डेटा हमें ना याद रहे, पर हम कोशिश करेंगे डेटा याद करने की।
अब धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है इसको थोड़ा समझते हैं। धातुओं में विद्युत का चालन, इसके लिए हेडिंग कभी कभी कुछ ऐसा भी रहता है कि चालन बैंड के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण कीजिए, तो इसको भी हम ध्यान में रखेंगे कि चालन बैंड के आधार पर धातुओं का वर्गीकरण हम कैसे करें। ठीक, तो आइए इसमें देखते हैं, समझते हैं, पॉइंट वाइज देखते हैं। धातुओं में पूरित बैंड और रिक्त बैंड अतिव्यापित होते हैं। पहले तो पता होना चाहिए हमें पूरित बैंड क्या होते हैं और रिक्त बैंड। आप ये फिगर को ध्यान से देखिए, जो इसमें कलर्ड है, कलर्ड वाला है पूरित बैंड, कलर्ड है ये पूरित बैंड है, और जो ये वैकेंट खाली सा दिख रहा है वो है रिक्त बैंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अतिव्यापित होना मतलब एक दूसरे से मुड़ा हुआ होना। जैसे आप देखिए शादी विवाह में जब कपल्स जाते हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए जाते हैं, तो हाथ में हाथ जो डाला है, जैसे एक का हाथ ये है, अब दूसरे का हाथ इसमें से इधर से होकर निकलेगा, तो एक दूसरे में जब मिला हुआ है वही क्या कहलाएगा? अति व्यापन। जैसे आप देखिए मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ, या आप देखिए कभी कोई चैन, चैन को आप देखिए, मान लीजिए चैन की ये एक कड़ी है, दूसरी कड़ी इसी के अंदर मिली हुई रहती है, तो जो दूसरी इसी के अंदर मिली हुई, इसी की टर्म के लिए क्या बोला जाएगा? अतिव्यापित, कि अतिव्यापन है, एक दूसरे पर ओवरलैप है। तो इसी के लिए टर्म यूज हुआ कि दोनों क्या होते हैं? अतिव्यापित होते हैं। आप इस फिगर में भी देखिए, जो फिगर हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला है और ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिए ये वाला इतना और ये वाला एक दूसरे पर ओवरलैप है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, एक ये वाला इधर से ऊपर से नीचे तक यहाँ आया है और ये वाला नीचे से ऊपर तक यहाँ गया, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? ओवरलैप है, अतिव्यापित है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अतिव्यापन के कारण पूरित बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिक्त बैंड अर्थात चालन बैंड में चला जाता है, जिसके कारण विद्युत का प्रवाह होता है। भाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो ये पूरित बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अगर ये जो चालन बैंड है खाली है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो पूरित बैंड से इस वाले से इलेक्ट्रॉन इस वाले में बड़ी आसानी से जाएंगे। मतलब पूरित बैंड से रिक्त बैंड में इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से ही ठोसों में क्या होता है? चालन होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चालकों में विद्युत का चालन इलेक्ट्रॉनों अथवा आयनों के गमन के द्वारा होता है। क्लियर? अब वही हमने बोला कि जो चालक होते हैं उसमें जो विद्युत का चालन होता है किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है, या तो आयनों की वजह से होता है। ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो धातु ठोस अथवा गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का चालन करते हैं। कोई भी धातु हो, वो ठोस हो या पिघली हुई हो, दोनों ही अवस्था में विद्युत का चालन होगा, क्योंकि दोनों अवस्था में ही उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एग्जाम्पल की बात किया जाए तो लोहा, तांबा आदि, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए, वो हमारा क्या हो गया? विद्युत का चालक हो जाएगा। अब अगली हेडिंग क्या है? अचालक का व्यवहार। नाम सही है, अचालक मतलब वो विद्युत का चालन नहीं करते होंगे। कैसे नहीं करेंगे इसको भी समझिए। यदि पूरित बैंड और रिक्त बैंड अर्थात चालक बैंड के बीच अंतराल अधिक, मतलब जो रिक्त बैंड होता है उसे चालक बैंड भी कहते हैं, के बीच अंतराल अधिक होता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि वो ओवरलैप होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, लेकिन इसमें क्या करें? अंतराल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से चालन बैंड में नहीं जाते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो पूरित बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और जो खाली बैंड है, वैकेंट बैंड है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे नहीं तो चलने का कोई सवाल ही नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा नहीं तो विद्युत का चालन नहीं होगा। तो वही कह रहे हैं, परिणाम स्वरूप विद्युत का चालन नहीं करते हैं और विद्युत रोधी के समान व्यवहार करते हैं। फिगर देखिए, ये है पूरित बैंड और ये है रिक्त बैंड। ऊर्जा गैप देखिए इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा गैप से ये जो पूरित बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, और जब चालन बैंड में नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ मूव करेगा? इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मूव नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में मूव नहीं करेगा तब विद्युत का चालन नहीं होगा। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे प्लास्टिक और रबर। आप देखिए कोई भी काम करते हैं अगर आप बिजली का, तो उसमें देखिए प्लास्टिक हम यूज करते हैं। कोई भी वायर को अगर हम जोड़ रहे हैं तो बिल्कुल हम प्लास्टिक से या टेप लगाते हैं, जस्ट लाइक प्लास्टिक। तो प्लास्टिक या रबर जो है वो क्या है? कुचालक है।
अब अगली हेडिंग है हमारा अर्धचालक। अब समझते हैं अर्धचालक में विद्युत का चालन कैसे होता है। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, अर्धचालकों में संयोजक बैंड और चालक बैंड के बीच अंतराल कम होता है। गैप जब कम होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो उछल कर जाएंगे ही जाएंगे, जिसके कारण संयोजक बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में चले जाते हैं। यहाँ देखिए नीचे फिगर भी है कि कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पूरित बैंड से रिक्त बैंड में या चालन बैंड में चले गए। फिर क्या कह रहे हैं, परिणाम स्वरूप अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से चालन बैंड या रिक्त बैंड में जाएंगे तो वो चलेंगे ही चलेंगे, और जब चलेंगे तो विद्युत का चालन होना ही है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ती जाती है। नोट करने वाली बात है कि जो अर्धचालक होते हैं उनका अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी विद्युत चालकता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और वैसे सामान्य तरीके से जो चालक होते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो चालक होते हैं उनकी चालकता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर घटती है, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उनकी जो विद्युत चालकता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल है जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, मतलब जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं उनके अर्धचालक बनाए जाते हैं। हमने नोट पॉइंट लिया है, नोट में देखिए क्या है, अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें अशुद्धियों को अपमिश्रित किया जाता है। इस विधि को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। मतलब जो अर्धचालक होते हैं चाहे वो जर्मेनियम हो या सिलिकॉन हो, उसकी चालकता को, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो एक अच्छे चालक तरह व्यवहार करने लगे, उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं, इम्प्योरिटीज़। और ये जो इम्प्योरिटीज़ मिलाने का प्रोसेस होता है इसे क्या कहते हैं, अपमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपमिश्रण, अथवा इंग्लिश में डोपिंग टर्म का यूज किया जाता है। और अपमिश्रित टर्म यूज किया गया यहाँ पर, देखिए अपमिश्रित किया जाता है। अपमिश्रित किया जाना मतलब मिलाया जाना, मिलाया जाता है, बट अपमिश्रित टर्म ज़्यादा अच्छा है मिलाया की तुलना में, इसलिए हमने मिलाया ब्रैकेट में लिखा है ताकि आप उसे समझ सकें। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के अर्धचालक को निज अर्धचालक कहते हैं। निज या निज कहते हैं। तो अगर जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन क्या है, शुद्ध है, तो उस अर्धचालक को क्या कहेंगे, निज अर्धचालक कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन 14वें वर्ग के तत्व हैं, इनकी संयोजकता 4 होती है। बेशक कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड ऐसा ही कुछ होता है। तो ये 14वें वर्ग के तत्व हैं। 14वें वर्ग का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, 8, 4 कुछ ऐसे होता है। अगर 14 है तो आइए देखिए, मान लीजिए कार्बन की ही बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अगर 6 होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 4। वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अगर वाई कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता। या अष्टक की पूर्ति के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। 14वें वर्ग की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। और किसी भी तो ये 14वां वर्ग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अपमिश्रण के पश्चात 2 प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। जो अपमिश्रण करते हैं, जो डोपिंग करते हैं, जो मिलावट करते हैं, उसकी वजह से कितने प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर बनते हैं। देखिए दोनों का पहले हमने नाम लिखा है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों का या एन प्रकार का अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ या पी प्रकार का अर्धचालक। तो सबको हेडिंग में समझेंगे दोनों को। पहला हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ या एन प्रकार का अर्धचालक। इसमें देखते हैं क्या है, जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को 15वें वर्ग के तत्व, ध्यान दीजिएगा कितने वर्ग के तत्व, 15वें वर्ग के तत्व जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित किया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कब एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। तो क्या कहना है, जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम को 15वें वर्ग के तत्व, और एग्जाम्पल दे दिया गया है फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ अपमिश्रित किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है, तो किस प्रकार का होता है, एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के अर्धचालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता में वृद्धि होती है। यहाँ समझने वाली बात है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, तो आइए देखते हैं, समझते हैं।
जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में कितने हैं? 4 हैं। मान लीजिए सिलिकॉन को ही हम ले रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, 2 3 4। अब आप मिश्रण किसका कर रहे हैं? फास्फोरस का कर रहे हैं। कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो बेहतर रहेगा। पहले फिर से बना लेते हैं। सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कलर हम चेंज कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम मिश्रण कर रहे हैं किसका? फास्फोरस का। छोटा है, लिखने में आराम रहेगा। फास्फोरस के वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 15वें वर्ग का तत्व है तो बेशक वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 5। अब 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर 1। रुकिए हम फिर से कलर चेंज करके करते हैं तो बेहतर रहेगा, नहीं तो समझ में कम बढ़िया आएगा। तो हम कलर इस बार ब्लू ले लेते हैं। तो कितने फास्फोरस के वाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4। 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लिए। एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ कि नहीं हुआ? पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है, पांचवा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया? फ्री है। वही कह रहे हैं अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, तो यही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। इसी की वजह से चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ अथवा पी प्रकार के अर्धचालक। आप ऊपर वाले को याद करने का तरीका कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एन फॉर निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा आता है? निगेटिव चार्ज आता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता मतलब निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव मतलब एन प्रकार का अर्धचालक। लेकिन ये केवल याद करने की ट्रिक है, इसको थोड़ा भी ऐसा ना समझें कि उसी को हम अप्लाई ही कर दें। ठीक, याद करने के लिए ये बेहतर तरीका होगा। अब इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ, अगर इलेक्ट्रॉन अभी याद करने का तरीका बाद में ही बताएं, पहले से बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियाँ या पी प्रकार के अर्धचालक, इसमें देखते हैं जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन को 13वें वर्ग के, ऊपर 15वां वर्ग था याद कीजिए, नीचे क्या है? 13वें वर्ग के तत्वों जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम के साथ अपमिश्रित किया जाता है तो पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण होता है। तो याद करने वाली बात यह है, किस वर्ग के तत्व को मिलाया गया? 13वें वर्ग के तत्व को मिलाया गया और किस प्रकार का अर्धचालक बना? पी प्रकार का अर्धचालक बना। अब याद करने का तरीका समझिए। इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन की क्या होगी? वृद्धि होगी। और पी फॉर पॉजिटिव, आप ऐसे समझिए, पी फॉर पॉजिटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी, न्यूनता होगी, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अब देखिए, इस प्रकार के अर्धचालक में धनावेशित छिद्र के कारण चालकता में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, धनावेशित छिद्र के कारण। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं कैसे बना। यहाँ हम देखिए लेते हैं, फिर से सिलिकॉन को ले लेते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वाह्य कोश में, 1 2 3 और ये 4। अब आप मिश्रण कर रहे हैं मान लो बोरान से। कलर हम चेंज करें थोड़ा बेहतर रहेगा। बोरान वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3। तो वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन जाकर भरने लगते हैं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, एक यहाँ भर गया, एक यहाँ भर गया। अभी एक देखिए ये वाला खाली है। कलर हम फिर चेंज कर रहे हैं। ये वाला क्या है? खाली है। खाली है कि नहीं है? ये जो खाली है इसे ही क्या कहते हैं? धनावेशित छिद्र। जो खाली है इसे क्या कहते हैं? धनावेशित छिद्र, या यूँ कहते हैं होल। तो होल की वजह से इसमें चालकता होती है, इसीलिए आप कह सकते हैं पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। पर कभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि होल चलता है। जी नहीं, होल चलता नहीं है, ये केवल समझने के लिए हमने बताया। ठीक, अब दोनों के अनुप्रयोग की बात करते हैं। एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालकों के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है, तो आइए देखते हैं। इनके प्रयोग से एनपीएन तथा पीएनपी प्रकार के ट्रांजिस्टरों का निर्माण किया जाता है। ट्रांजिस्टर एक छोटी डिवाइस होती है जिसका विभिन्न प्रकार के उपकरणों में यूज किया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे इसका अध्ययन, पूरा कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रांजिस्टर तैयार होते हैं, कब नाम पड़ता है पीएनपी और कब नाम पड़ता है एनपीएन, इसके बारे में अध्ययन आप फिजिक्स में करेंगे। और इसका निर्माण, इसका प्रयोग रेडियो श्रव्य तरंगों की पहचान और प्रवर्धन में किया जाता है। इन सब में इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो
इनके प्रयोग से सौर सेल, जिसे फोटोडायोड भी कहते हैं, का निर्माण किया जाता है। अब देखिए उसमें देखे होंगे ना, जो सोलर लाइट होती है, सोलर लाइट में जो ऊपर लगा होता है सौर सेल पैनल, बिल्कुल उसमें यूज़ किया जाता है। और सौर सेल पैनल का काम क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो वही इसका भी काम होता है। फोटोडायोड के रूप में जब इसका यूज करते हैं तो ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये इसका क्या होता है? उपयोग होता है।